हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रंग। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा रंग में, जहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं नाउन के अगले प्रकारों को। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और उससे संबंधित जितने भी नियम होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में हमने पढ़ा था। आज हम बाकी जितने भी प्रकार, इसके जितने भी टाइप्स बचते हैं उनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। कि जब हौसला कर ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हमने सोच ही लिया है कि हम इंग्लिश सीख करके रहेंगे और हिंदी मीडियम का होने के बावजूद हमें इंग्लिश सीखनी ही है, तो हमको फिर इस चीज़ से नहीं घबराना है, इस चीज़ से नहीं डरना है कि कैसे होगा। सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसमें प्रवीणता हासिल कर लेंगे, हम इसमें पूरे निपुण हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, जिसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है? अगर निज की हम बात करें, निज का मतलब होता है अपना। अपना यानी जो अपने खुद के लिए यूज किया जाए या स्वयं के लिए यूज किया जाए, उसी को ही हम कहते हैं निजवाचक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु स्वयं के लिए करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इनके अंत में सेल्फ एवं सेल्वेज शब्द जुड़े रहते हैं। कौन से शब्द जुड़े रहते हैं? सेल्फ एवं सेल्वेज शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे अगर हमने कहा माई सेल्फ, तो इसमें भी सेल्फ जुड़ा हुआ है लास्ट में, हिमसेल्फ। इस तरह से यहाँ पर इनमें लास्ट में सेल्फ शब्द जुड़ा रहता है। देख लेते हैं। जैसे हमारा हुआ माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ। जैसे इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को चोट पहुंचाता है। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को चोट पहुंचाता है। आगे दूसरा सेंटेंस है वी रूइंड आवर सेल्वेज। हमने पढ़ा था कि जिसके लास्ट में क्या जुड़ा होगा? सेल्फ या सेल्वेज। सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होगा तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। हमने देखा यह है ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह स्वयं को चोट पहुंचाता है। वी रूइंड आवर सेल्वेज, हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया या हमने स्वयं को बर्बाद कर लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है, लेकिन जब इन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा करके ऑब्जेक्ट की पूर्ति करनी होती है। अब उन वर्ब को देख लेते हैं कौन कौन सी वर्ब होती हैं। वो कुछ वर्ब हमारी होती हैं, जैसे हमारी है अवेल। इसका मतलब क्या होता है? लाभ उठाना। ऐसे ही हमारा अब्सेंट हो गया, इसका मतलब क्या होता है? अनुपस्थित होना। एंजॉय, आनंद करना। रिजाइन क्या हो जाएगा? पदमुक्त होना। और अप्लाई का क्या हो जाएगा? लागू होना। रिवेंज का मतलब क्या हो जाएगा? बदला लेना। इंट्रोड्यूस, परिचय कराना। सेक्रीफाइस, त्याग करना। सेटिस्फाई, संतुष्ट होना। अवॉइड का मतलब हो जाएगा टालना। प्रोस्ट्रेट का मतलब हो जाएगा नीचा, अपने आप को नीचा गिराना। और एक्विट का हो जाएगा बरी होना, रिहा होना या दोष मुक्त होना। तो ये जब भी इस तरह की वर्ब हमारे सेंटेंस में आती है तो इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा करके उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति करते हैं। उस ऑब्जेक्ट को, उसकी जो कमी होती है ऑब्जेक्ट की, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा करके पूरा किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख करके हमारी समझ में आएगा। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा, इसमें है आई absented myself from the office। आई absented myself, देखो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसमें हमने क्या लगाया है? इसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर वर्ब आई थी absent और absent यहाँ पर मौजूद है। आगे देखेंगे he availed himself the opportunity, तो यहाँ पर आया है availed, avail भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही they enjoyed themselves the pleasure of weather, तो एंजॉय भी आया है तो यहाँ पर एंजॉय से भी संबंधित हमने देख लिया। तो जब भी इस तरह की वर्ब आती है तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट की पूर्ति होती है। अब हम
इनको देख चुके हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या होता है, आगे है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या मतलब होता है, यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है, महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ये देखने एवं बनावट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान होते हैं। देखने में कैसे होंगे, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था हमारा, जैसे माई सेल्फ, यहाँ पर भी माई सेल्फ ही लिखा होगा। जैसे वहाँ पर था हिम सेल्फ, तो इसमें भी हिम सेल्फ ही लिखा होगा। लेकिन ये देखने में ही किसके समान होते हैं, बिल्कुल देखने में और बनावट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान होते हैं। हम देखते हैं, आई माई सेल्फ सोल्व दिस क्वेश्चन, मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल किया, मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल किया। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम एम्फेटिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है, किसी चीज़ पर जोर दे करके जब बताया जाता है तो तब कहलाते हैं हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर सामान्य नॉर्मली बात हो रही हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर होगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे है शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, उसने स्वयं हल प्राप्त कर लिया या पा लिया या ढूंढ लिया, उसने स्वयं हल ढूंढ लिया। आगे ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, वह स्वयं केम टू सी आया, टू सी देखने, द पेशेंट मरीज को, वह स्वयं मरीज को देखने आया। जैसे हम कह सकते हैं किसी के बारे में कि कोई बहुत बड़ा आदमी था, अब उससे किसी को क्या हुआ, टक्कर लग गई, कुछ भी हो गया, अब वो उससे क्या है अस्पताल में भर्ती है, तो हम कहें कि वह स्वयं मरीज को देखने आया, वह स्वयं मरीज को देखने आया। तो ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट। आगे चलते हैं, आगे हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, परस्परवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। किन प्रोनाउन को कहेंगे हम, उन प्रोनाउन को जिनका प्रयोग पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ पर है, ये दो होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा ईच अदर, और एक होता है हमारा वन अनोदर। ईच अदर, वन अनोदर। ईच अदर किसके लिए होता है, दो के लिए, और वन अनोदर किन के लिए यूज होता है, दो से अधिक के लिए। वन अनोदर का यूज दो से अधिक के लिए होता है, और ईच अदर का यूज दो से सिर्फ दो के लिए होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ईच अदर इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, और वन अनोदर इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। द टू गर्ल्स लव ईच अदर, यानी दो लड़कियां लव प्रेम करती हैं, ईच अदर एक दूसरे से। ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे। तो क्या हुआ, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, यानी दो लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करती हैं। नीचे है वी ऑल लव वन अनोदर, यानी हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब हम सब की बात आ गई, यानी दो से अधिक की बात आ गई, तो यहाँ पर आया वन अनोदर, जहाँ पे दो से अधिक की बात आती है तो वहाँ पर आता है वन अनोदर, और जहाँ पर दो की बात होती है वहाँ पर आता है ईच अदर। ये हम पहले ही देख चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट नंबर पे है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, संकेत का मतलब क्या होता है, इशारा। अब ये क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, और व्यक्ति या वस्तु के बारे में ये बताते हैं कि व्यक्ति या वस्तु पास है या दूर। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये होते कौन कौन से हैं, ये होते हैं दिस,
दैट दीज और दोज। दिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब होता है वे। यह यानी दिस का प्रयोग कब किया जाता है? पास की कितनी वस्तु के लिए? एक वस्तु के लिए। दैट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूर की कितनी वस्तु के लिए? एक वस्तु या व्यक्ति के लिए। दीज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पास की और किसके लिए? अधिक वस्तुओं के लिए, अधिक वस्तुओं के लिए। और दोज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर की अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, क्योंकि ये दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, व्यक्तियों के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी। तो दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं जब पास में हमारे कोई एक चीज़ हो, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जब दूर कोई एक चीज़ हो और उसकी ओर संकेत करना हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? यानी जब पास में हमारे अधिक चीज़ें हों तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब दूर में अधिक चीज़ें हों तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं इनको भी। देखो, दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस तथा दीज का प्रयोग पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग एक तथा दीज का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है, जो अभी हमने बताया आपको। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, और दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं या दोस्त हैं। आगे, दैट तथा दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे दैट इज माई पेन, दोज आर टेबल्स। दैट इज माई पेन, वह मेरा कलम है। दोज आर टेबल्स, वे मेजे हैं, वे मेजे हैं। जब हम दूर इशारा करते हैं तो हम बोलते हैं दोज, जब पास की ओर इशारा करते हैं तो हम बोलते हैं दीज। जब वस्तु एक होती है तो हम बोलते हैं दिस, पास में होती है तो, और दूर होती है तो हम बोलते हैं दैट। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट नहीं करते हैं, ऐसे प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? समवन, समवन। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? समवन, समबडी, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्योंकि इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई भी निश्चित बात पता नहीं चलती है, कोई भी निश्चित यानी पक्का कोई भी बात ना पता चलती हो, वहाँ जहाँ पर वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारा होता है सम वन होता है, सम वन होता है, ऑल होता है, फ्यू होता है, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। सब क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जब भी हमें किसी बात का पक्का नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे? अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा वहाँ पर। जैसे हम देख लेते हैं, समवन इज नॉकिंग द डोर, यानी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब हमें यहाँ पर पता नहीं कोई कौन है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है। तो जब भी हमें किसी के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं होती तो हम वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन वहाँ पर वो कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल है। जैसे समवन हैज स्टोलन माई वॉच, यानी समवन का मतलब होता है कोई जिसका पता नहीं है, हैज स्टोलन चुरा चुका है, माई वॉच मेरी घड़ी, या किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, या कोई मेरी घड़ी चुरा चुका है। ऐसे ही वन शुड डू वंस ड्यूटी है। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर भी वन आएगा तो उसके साथ में हमेशा वंस आता है। अगर यहाँ पर हिज दिया होगा तो ये गलत होगा, क्योंकि वन के साथ हमेशा वंस आता है। ऐसे डू गुड टू अदर्स, डू गुड टू अदर्स यानी दूसरों के साथ कैसा करो? अच्छा करो। तो यहाँ पर अदर्स आया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अदर्स।
तो अदर्स मतलब दूसरों के साथ अच्छा करो, तो दूसरे, ये इसके बारे में हमें पता नहीं है कि दूसरों में कौन आएगा, क्योंकि ये भी निश्चित बात नहीं हो रही है। ऐसी है समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। सम हैव ज्वाइंड द पार्टी, यानी कुछ पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं या पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह के जब भी वर्ड आते हैं जैसे समवन, सम, अदर्स, वन या समवन, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से वर्ड आएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे वर्ड आएंगे जैसे हो गया व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो अभी तक हमें ये तो पता होता था कि वोट माने होता है क्या, वाई मीन्स होता है क्यों, वेयर मीन्स होता है कहाँ, और वेंस मीन्स होता है कब। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनका यूज़ कब कब और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो आइए उसी को देख लेते हैं, एक एक चीज़ को बहुत आराम से समझेंगे। जैसे ये है हमारा सबसे पहला वर्ड है वोट। सबसे पहला वर्ड है हमारा वोट। इसका मीनिंग क्या होता है? क्या। तो वोट का प्रयोग वस्तु या कार्यों के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? जब हमें वस्तु या व्यक्ति का क्या जानना हो, नाम जानना हो। क्या जानना हो? नाम जानना हो। नाम जानना हो। जब हमें व्यक्ति या वस्तु का नाम जानना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वोट का यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वोट इज दिस, यानी यह क्या है। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। तो हमें नाम जानना था किस चीज़ का? इस चीज़ का। हम नहीं जानते थे कि ये क्या चीज़ है, तो हमने पूछा कि व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो हमें बताया गया कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। तो जब भी हमें नाम जानना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? व्हाट का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हु। हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है और इसे नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किया जाता है। जब भी हम पूछेंगे, हमें जानना होगा, हु मीन्स होता है कौन। हु मीन्स होता है कौन। तो जब भी हमें व्यक्ति का नाम जानना हो, जब भी हमें वस्तु का नाम जानना था तो हम किसका यूज़ कर रहे थे? वोट। जब भी हमें व्यक्ति का नाम जानना होगा तो हम कहेंगे, यूज़ किसका करेंगे? हु का। कैसे? जैसे हमने कहा हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है। तो हम कह सकते हैं माई फादर इज, और जो भी उनका नाम है वो लिख सकते हैं, माई फादर इज रहीम, यानी मेरे पिताजी रहीम हैं। तो जो भी हमें लिखना हो या जो भी हमें बताना हो हम उसको बता सकते हैं। वहाँ पर हमने वस्तु का नाम पूछा था तो हमने यूज़ किया था वोट का। यहाँ पर हमने किसका, जब भी हु आएगा तो वो किसके नाम के बारे में आएगा? वो नाम जानना होगा व्यक्ति का। और इसे हम किस में यूज़ करते हैं? नॉमिनेटिव केस में इसको यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुज। हुज मतलब होता है किसका, किसकी या किसके। हुज मीन्स मतलब होता है हमारा किसका, किसकी या किसके। वो हम नाउन के हिसाब से यूज़ करते हैं कि उसके आगे आने वाला नाउन हमारा क्या है। तो हुज का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए होता है और इसे पजेसिव केस में प्रयोग किया जाता है। हुज मीन्स होता है किसका। जैसे हमने कहा हुज इज दिस टेबल, यह टेबल किसकी है। तो हम कह देंगे दिस इज राम्स टेबल, यह राम की टेबल है। तो यहाँ पर किस केस में यूज हो रहा है?
पजेसिव केस में यहाँ पर पजेशन लिखा जा रहा है, राम का पजेशन लिखा जा रहा है किस पर, टेबल पर। तो जब भी यहाँ पर पजेसिव केस में यूज होगा किसका, हुज का। तो इसको भी हमने देख लिया, आगे चलते हैं। आगे आता है होम। होम का मतलब होता है किसे, होम का मतलब होता है किसे। तो होम का प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है और इसे ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। किस में यूज करते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव केस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया होम का प्रयोग कहाँ पर होता है, ऑब्जेक्टिव केस में इसको यूज किया जाता है। और होम का मतलब क्या होता है, किसे। जब भी हमने कहा होम आर यू कॉलिंग, यानी होम किसे आर मान्य हो, यू मान्य तुम, कॉलिंग मीन्स बुला रहे, तुम किसे बुला रहे हो, तुम किसे बुला रहे हो। तो होम का मतलब क्या होता है, किसे, तुम किसे बुला रहे हो। तो हमें बताना पड़ेगा उस व्यक्ति का नाम कि हम किसे बुला रहे हैं। ठीक है, हम बुला रहे हैं राम को, हम राम को बुला रहे हैं, हम श्याम को बुला रहे हैं। तो इस तरह से होम के बारे में भी हमने देखा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा, कौन सी या कौन से। ये वर्ड, ये मतलब किसका होता है, विच का। तो विच का प्रयोग व्यक्ति एवं वस्तु दोनों के लिए सिलेक्शन या चॉइस के लिए किया जाता है। जब भी हमें अपनी पसंद बतानी हो और या जब भी हमें किसी एक को चुनना हो, चुनाव करना हो, किसी का सिलेक्शन करना हो तो वहाँ पर, और या हमें अपनी पसंद बतानी हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, विच का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा इन विच क्लास डू यू रीड, कि कौन सी कक्षा में, डू यू रीड तुम पढ़ते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो हमें अब बताना पड़ेगा उस कक्षा का, उस क्लास का हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा जिस क्लास में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। या अगर हमें अपनी चॉइस बतानी हो तो हम कह सकते हैं विच इज योर फेवरेट ड्रेस। तो इसमें पूछा है कि आपकी पसंदीदा ड्रेस कौन सी है। तो हम बता सकते हैं, इसमें हम किस किस के बारे में बता सकते हैं, या तो हमें किसी को सिलेक्शन करना हो किसी का, या हमें अपनी चॉइस बतानी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। जैसे विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस, तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस कौन सी है, तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस कौन सी है। तो विच का यूज़ भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं, और भी वर्ड होते हैं, इनको सभी को क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है क्योंकि ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, आगे होता है वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वाई मीन्स होता है क्यों। तो वाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वाई का प्रयोग कारण जानने के लिए किया जाता है। जब भी हमें किसी चीज का कारण जानना हो तो हम उसके लिए वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा वाई डिड यू गो टू चर्च, वाई डिड यू गो टू चर्च, यानी तुम चर्च क्यों गए थे। अब हमें इसका कारण जानना है किसी व्यक्ति से कि तुम चर्च क्यों गए थे। तो जब भी हमें किसी चीज़ का कारण जानना होता है तो हम वहाँ पर वाई का यूज़ करते हैं। अब वो बताएगा कि हम चर्च क्या करने गए थे, प्रेयर के लिए गए थे। वी वेंट टू चर्च फॉर प्रेयर, हम प्रेयर के लिए चर्च गए थे, या जिस कार्य के लिए भी वहाँ पर गए थे तो उसका कारण हमें बताना होता है। तो ये वाई का यूज़ भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो वेयर का प्रयोग स्थान के बारे में जानने के लिए किया जाता है। जब हमें स्थान के बारे में जानना हो तो वेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे वेयर डू यू
वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो अब हमें उस स्थान का नाम जानना है, तो उस जगह का नाम हम बता देंगे आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। तो हमें जहाँ का नाम जानना होता है वहाँ के लिए, स्थान के नाम के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आगे है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है कब। अब ये किसके बारे में पता होता है? ये जानना होता है हमें समय के बारे में। तो व्हेन का प्रयोग समय के बारे में जानने के लिए किया जाता है। व्हेन का प्रयोग समय के बारे में जानने के लिए किया जाता है। जब हमें समय के बारे में जानना हो तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा व्हेन डू यू गो टू प्ले। व्हेन, कब, डू यू गो टू प्ले, तुम खेलने कब जाते हो, तुम खेलने कब जाते हो। तो जब भी हमें बताना हो कि मैं खेलने शाम में जाता हूँ, सुबह में जाता हूँ, तो हम बता सकते हैं। तो व्हेन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? जब हमें समय के बारे में जानना होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी या कैसे। ये हमें आगे वाले वर्ड के बाद में पता चलता है कि हमें कैसा यूज़ करना है, कैसी या कैसे क्या बोलना है, ये हमें आगे पता चलता है। तो हाउ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? हाउ का प्रयोग करते हैं हम कि काम किस प्रकार हुआ उसका तरीका जानने के लिए किया जाता है। काम किस प्रकार हुआ उसका तरीका हमें अगर जानना हो तो उसके लिए हम हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब हो गया अंग्रेजी कैसे बोलें। अंग्रेजी कैसे बोलें, तो हमें अंग्रेजी बोलने का तरीका जानना है। तो अंग्रेजी बोलने के तरीके जानने के लिए हमने किसका यूज़ किया? हाउ का यूज़ किया। जब भी किसी कार्य का तरीका जानना होगा तो उसके लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हमें तरीका जानना हो तो हम उसके लिए हाउ का यूज़ करते हैं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोले। आगे चलते हैं। आगे है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब क्या होता है? कितना, कितनी या कितने। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितनी या कितने। तो हाउ मैनी का प्रयोग ऐसी चीज़ों की मात्रा जानने के लिए किया जाता है जिनको गिना जा सके, जिनको हम गिन सकते हो। जैसे हमने कहा हाउ मैनी प्यूपिल, क्योंकि हम प्यूपिल को गिन सकते हैं कितने लोग, तो हम बता सकते हैं 10 प्यूपिल, 100 प्यूपिल, 1000 प्यूपिल, कुछ भी हम बता सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए जिनको गिना जा सकता हो तो उसके लिए हाउ मैनी का यूज़ किया जाता है और इसका मतलब होता है कितना, कितनी या कितने। आगे चलते हैं। आगे है हमारा हाउ मच। हाउ मच का मतलब भी क्या होता है? कितना, कितनी या कितने। तो हाउ मच का यूज़ कब किया जाता है? हाउ मच का प्रयोग ऐसी चीज़ों की मात्रा को जानने के लिए किया जाता है जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, कितना धन। अब हम धन को नहीं गिन सकते। कोई कहे हम धन को तो गिन सकते हैं, हम नोट गिन लेते हैं। तो दोस्तों, नोटों को गिना जा सकता है, नोट अलग चीज़ है, धन अलग चीज़ है। धन को नहीं गिना जा सकता, मनी को नहीं गिना जा सकता। मनी अनकाउंटेबल नाउन में आता है और काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको गिना जा सकता हो। तो काउंटेबल नाउन के साथ हमारा क्या आता है? हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल के साथ में क्या आता है? हाउ मच। तो ऐसी चीज़ें जिनको गिना जा सके उसके साथ हाउ मैनी, और जिनको नहीं गिना जा सके उनके साथ आता है हाउ मच। आगे चलते हैं। आगे है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाजकता सूचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं? ये प्रोनाउन एक व्यक्ति वस्तु को
व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी इन प्रोनाउन का यूज़ जो होता है एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा ईच, एवरी, इधर, इधर और नीदर। ये सब हमारे कौन से होते हैं? ये सब होते हैं हमारे कौन से? ये सब होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाजकता सूचक सर्वनाम। और ये कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, ईच। ईच का प्रयोग अभी हमने देखा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से जब भी हमें प्रत्येक का बोध कराना हो, या तो व्यक्ति दो हो या हम दो से ज़्यादा हो, तो हमें किसका प्रयोग करना हो? दो में से किसी का, किसके बारे में बताना हो, यानी हर एक के बारे में बताना हो, मतलब प्रत्येक के बारे में बताना हो, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं? ईच का यूज़ करते हैं। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए ही होता है। एवरीवन क्या होता है? हमेशा दो से अधिक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ईच का प्रयोग हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए भी हम कर सकते हैं। आगे, इधर का प्रयोग किसके लिए होगा? दो व्यक्ति या वस्तुओं में से जब भी हमें एक का बोध कराना हो तो हम इधर का प्रयोग करेंगे। आगे, नीदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए होता है। जब हमें दो व्यक्ति या वस्तुओं में से एक का बोध कराना हो तो हम करेंगे इधर का प्रयोग। जब हमें दो व्यक्ति या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराना हो तो हम करेंगे नीदर का प्रयोग। आगे देख लेते हैं एनीवन। एनीवन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए होता है। जब भी हमें एक का बोध कराना हो तो हम किसका यूज करते हैं? एनीवन का यूज करते हैं। आगे है नन। नन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए होता है। जैसे हमने क्या क्या देखा, कुछ बच्चे सोचेंगे मेरे दोस्त के हमारी तो समझ में नहीं आया, तो हम देख लेते हैं। देखो, ईच का प्रयोग क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे और उनमें से जब हमें प्रत्येक का बोध कराना होगा तो हम क्या कहेंगे? ईच बॉय, जैसे प्रत्येक लड़का। तो हम क्या करेंगे? ईच का प्रयोग करेंगे। ये लड़के यहाँ पर कितने हो सकते हैं? दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, और दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम एवरीवन। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए ही होगा। एवरीवन का यूज किसके लिए होगा? हमेशा दो से, जब भी अधिक की बात की जाएगी तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हम एवरीवन का यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे इधर का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं में से जब भी हमने क्या करना होगा? एक का बोध कराना होगा। किसका? एक का बोध कराना होगा, एक के बारे में बताना होगा, तो हम इधर का यूज करेंगे। नीदर का यूज कब करेंगे? जब एक भी नहीं का, यानी शून्य, किसी का भी नहीं, एक भी नहीं का बोध कराना होगा तो हम नीदर का यूज करेंगे। एनीवन का प्रयोग हमेशा किसके लिए करेंगे? दो से अधिक के लिए। दो से अधिक या तो हमारी वस्तु होंगी या हमारे व्यक्ति होंगे तो हम एनीवन का यूज करेंगे। नन का यूज कब करेंगे? जब दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु होंगे और उनमें से हमें जीरो यानी एक का भी बोध नहीं कराना होगा तो हम नन का यूज वहां पर करते हैं। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो रिलेशन बताते हैं। किसका? ऐसे प्रोनाउन जो उससे पहले आने वाले नाउन का संबंध उसके बाद के नाउन से बताते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम कहें दिस इज द बुक विच आई bought from market last year। इसका मतलब हो गया दिस माने यह, इज मीन्स है, द बुक किताब, यह किताब है, विच मीन्स हो जाएगा
जो, आई मैंने बोट खरीदी थी, फ्रॉम मीन्स हो जाएगा से, मार्केट बाजार, लास्ट ईयर पिछले साल, यानी यह किताब है जो मैंने पिछले साल बाजार से खरीदी थी। तो ये विच का यूज किसके लिए किया गया है, विच का यूज किसके लिए किया गया है, विच किसको बताने के लिए आया है, ये बता रहा है रिलेशन बुक का और किससे, कि जो खरीदी गई थी कब, पिछले साल मार्केट से, यानी ये वही किताब है जो पिछले साल मार्केट से खरीदी गई थी। मार्केट वाली किताब जो खरीदी गई थी और जो वहाँ पर किसी किताब को देखा और उसको देख करके कहा कि ये वही किताब है जो मैंने पिछले साल बाज़ार से खरीदी थी, तो उस वाली बुक का रिलेशन जो बाज़ार में थी उस वाली बुक से बताने के लिए जो वहाँ पर रखी हुई है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा था, अभी हमने एक एक वर्ड को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा विच, तो विच माने था कौन सा, और अगर हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो। अब कौन सा, जो, हम कहे कौन सी किताब, तो हमने कहा जो मैंने खरीदी थी, कहाँ से, मार्केट से, कब, लास्ट ईयर, तो जो हमने खरीदी थी, कौन सी किताब, जो हमने खरीदी थी। तो जब भी ये, अब इनमें की पहचान कैसे होगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ये आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। तो जब भी ये शुरू में आएंगे, जब भी WH वर्ड कब आएंगे, शुरू में आएंगे, जब भी WH वर्ड शुरू में आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन कब कहलाएंगे, जब भी ये WH वर्ड कहाँ पर आएंगे, मध्य में यानी बीच में आएंगे, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो ऐसे प्रोनाउन जो उससे पहले आने वाले नाउन का संबंध उसके बाद के नाउन से बताते हैं, उन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को भी। जैसे हु है, हु का यूज किसके लिए किया जाता है, हु का यूज किया जाता है सजीव के लिए। हु का यूज किसके लिए किया जाता है, हु का यूज किया जाता है जब भी सजीव की बात की जाएगी। आगे विच, विच का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, निर्जीव के लिए किया जाएगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई, हाँ अब देखते हैं। हु का यूज किसके लिए किया जाएगा, सजीव चीजों के लिए किया जाएगा। जब भी हम सजीव चीजों की बात करेंगे तो वहां पर हु का यूज किया जाएगा। आगे देखेंगे विच का यूज किसके लिए किया जाएगा, विच का यूज किया जाएगा निर्जीव के लिए। और आगे डेट का यूज किसके लिए किया जाएगा, डेट का यूज हम कर लेते हैं सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। डेट एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम सजीव के लिए भी कर सकते हैं और निर्जीव के लिए भी कर सकते हैं, जबकि हु का यूज किसके लिए होगा, सजीव के लिए होगा जिनके अंदर क्या होगी, जान होगी। और निर्जीव के लिए किसका यूज होगा, विच का यूज होगा जिनके अंदर जान नहीं होगी, जान नहीं होगी। और डेट का यूज हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे यहां पर है आई लाइक द बॉय, मैं लड़के को पसंद करता हूं। हु मीन्स जो, हु मीन्स जो। जब हमने इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था तो हु मीन्स का मतलब, हु का मतलब क्या था, कौन, और यहाँ पर आ गया जो। तो हमने क्या कहा कि आई लाइक द बॉय, यानी मैं लड़के को पसंद करता हूँ। हु मीन्स जो, हेल्प्स मदद करता है, द पुअर गरीबों की, जो गरीबों की मदद करता है, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ जो गरीबों की मदद करता है। आगे आगे हमारा दिस इज द, यहां से हमारा नाउन ही गायब हो गया। दिस इज द बुक ही ले लेते हैं, दिस इज द बुक, यह किताब है विच आई बोट येस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। दिस इज द बुक विच आई बोट येस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। तो हु का प्रयोग किसके लिए हुआ, सजीव के लिए, क्योंकि बॉय कैसा है, सजीव है। विच का प्रयोग किसके लिए हुआ, बुक के लिए, क्योंकि बुक कैसी है, निर्जीव है। ऐसे हमने कहा द बॉय दैट सैंग ए सॉन्ग वाज ए स्टूडेंट, लड़का, बॉय, डेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसने, सैंग ए सॉन्ग गाना गाया,
वाज था ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी, कि लड़का जिसने एक गाना गाया वो कौन था, एक विद्यार्थी था, एक स्टूडेंट था, एक छात्र था। तो दैट का प्रयोग किसके लिए हो गया यहाँ पर, जानदार के लिए हो गया, क्योंकि स्टूडेंट कैसा है, सजीव है। आगे हम देखेंगे द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी बुक दैट मीन्स जो। अब यहाँ पर दैट का यूज किसके लिए, निर्जीव चीज के लिए, यानी बुक के लिए भी हुआ है। यानी किताब दैट इज ऑन द टेबल, जो कहाँ पर है, मेज पर है। इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरी, जो टेबल पर बुक रखी है, जो टेबल पर बुक है वो किसकी है, वो मेरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हु का प्रयोग सजीव के लिए, विच का प्रयोग निर्जीव के लिए, और दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। हमने चारों इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। आई थिंक सब क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा बचता है क्या, पहले एक नियम देख लेते हैं इससे आगे वाले प्रोनाउन पे जाने से पहले, कि हु विच दैट का प्रयोग उस नाउन के ठीक बाद में होता है जिसके लिए ये प्रयोग किया गया हो। हु विच दैट का प्रयोग उस नाउन के बिल्कुल ठीक बाद में होता है जिसके लिए ये प्रयोग किया गया हो। जैसे हमने अभी पीछे के एग्जाम्पल में देखा, पीछे के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हु आया था, तो हु का प्रयोग कहाँ किया गया, उस नाउन के जस्ट बाद में। ऐसे ही दैट का प्रयोग भी उस नाउन के जस्ट बाद में किया गया। ऐसे ही विच, यहाँ पर हमने बुक लिखना भूल गए थे, तो इसका प्रयोग भी नाउन के बिल्कुल ठीक बाद में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कि दिस इज द हाउस ऑफ राम हु इज अ डॉक्टर, यानी दिस इज द हाउस, यह मकान है, ऑफ राम, राम का, ये राम का मकान है, हु इज अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर है, जो एक डॉक्टर है। तो ये हु का वर्ड, हु कब आया है, उस नाउन के ठीक बाद में आया है जिसके लिए प्रयोग किया गया है। क्योंकि हु किसके लिए प्रयोग किया गया है, राम के लिए। कौन है डॉक्टर, राम है, जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन है, राम है। तो जिसके लिए प्रयोग किया गया है तो उसी के लिए हमने क्या किया, उस नाउन के ठीक बाद में यहाँ पर यह हु वर्ड आया है। आगे चलेंगे। आगे है हु विच और दैट के बाद क्रिया क्या लगेगी, ये इसके पहले आने वाले नाउन पर निर्भर करता है। यानी इससे पहले जो नाउन आता है उसी के आधार पर पता लगता है कि क्रिया क्या लगेगी, यानी वर्ब हमारी सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये किस पर निर्भर करता है, ये इसके बाद में, सॉरी इससे पहले वाला जो नाउन होता है ये उस पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर था हमारा राम, राम एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के लिए वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर आई। अब अगर हम आगे देखें, जैसे ये है इट इज वी हु आर, यहाँ पर वी है, तो वी के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, ना कि सिंगुलर। ऐसी है वन ऑफ द बॉयज, अब बॉयज कैसे है, बॉयज प्लूरल, तो वर्ब के साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, यानी हैव। ठीक है, तो अगर हमारी क्या होगी, नाउन हमारे सिंगुलर फॉर्म में होगी तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आएगी। अगर हमारी नाउन क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी तो वर्ब भी उसके साथ हमेशा प्लूरल आएगी। ये हम आगे पढ़ेंगे भी, जब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है और कैसे कैसे लगती है, सारी चीज़ों को हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि जब भी ऑल, नन, ओनली या एवरीथिंग या नथिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा क्या होता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका, ऑल, नन, ओनली, एवरीथिंग, नथिंग। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी इसका मतलब है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आगे है मिस्टर राम इज द ब्रेवेस्ट मैन दैट आई नो। हमने क्या देखा कि क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया, यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए रिलेटिव में। दिस इज द ओनली गर्ल दैट सिक्योर्ड मोर देन 90%
मार्क्स, यानी यह केवल एक ऐसी लड़की है जिसने कितने मार्क्स पाए हैं, 90% से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। आगे है इट इज़ फॉर नथिंग दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड। इट इज़ फॉर नथिंग दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड, यह बेकार है जो मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ, या इसका कोई फ़ायदा नहीं जो मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने देखा, इसके नियमों को भी देख लिया है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा लास्ट प्रोनाउन बचता है और ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसको कहते हैं हम विस्मयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, जो प्रोनाउन आश्चर्य को दर्शाता है उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जो आश्चर्य को दर्शाता हो, शौक को, घृणा को, इन सारी चीज़ों को दर्शाने वाले उनको क्या कहते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट यू डोंट नो विराट कोहली, तो हमें आश्चर्य हुआ, व्हाट क्या, यू डोंट नो तुम नहीं जानते विराट कोहली को। अब अगर हमने किसी से कहा आश्चर्य के साथ में, व्हाट यू डोंट नो विराट कोहली, क्या आप विराट कोहली को नहीं जानते। ऐसे ही आगे है व्हाट यू लॉस्ट द चेन, क्या तुमने जंजीर खो दी, तुमने चैन खो दी। तो जब भी हमें आश्चर्य होता है उसको दर्शाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा और हम एक एक चीज़ को पूरी डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। हमें किसी भी बात की कोई भी जल्दी नहीं है, हमें सारी चीज़ों को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही इत्मीनान से सीखना है। क्योंकि एक कहावत है कि बूंद बूंद से क्या भरता है, घट भरता है। एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें सारी चीज़ों को सीखना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, सो वी विल मोर टॉक एंड डिस्कशन टुमारो। तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो पसंद आया हो तो वो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो तो वो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।